देश और समाज से लगातार जिस तरीके से पत्नियों द्वारा पतियों को सताए जाने की खबरें आ रही हैं, बीते दिनों कई ऐसी खबरें आई जिसमें देखा गया कि किस तरीके से पत्नियों द्वारा पतियों को सताया गया। अब बहुत सारे ऐसे पत्नी पीड़ित पति हैं जो अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और वॉच लीग के बैनर तले वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनकी कई तरह की मांग है और ख़ास मांग न्यायालयों से है उनकी कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, चूँकि वो परेशान हो रहे हैं और एक विशेष आईने से उनके पुरुष होने की वजह से उन्हें नहीं देखा जाना चाहिए। हम बात करते हैं, आपका क्या नाम है और क्या आपके साथ हुआ? मेरा नाम वाल्मीकि अहिरे है। मैं भोपाल में ही निवारस्थ हूँ, जहांगीराबाद में। मेरी वर्ष 2015 में शादी हुई थी। उसके कुछ टाइम तक तो ठीक रहा था, लेकिन 2019 के बाद से इन्होंने मुझे प्रताड़ित करना घर पे चालू कर दिया। कई किसी भी बात को लेकर कई मम्मी से लड़ाई झगड़े करना, मुझसे करना। उसके बाद में मैंने काफ़ी प्रयास किया कि मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले एक काम करो, आपकी मम्मी को बोले इनको कई वृद्धा आश्रम में छोड़ दीजिए। तो हमने पूछा कि भैया वो उनका मात्र सहारा में एक अकेला हूँ, 2 बहनें थी जिनकी शादी हो गई। तो मैंने कहा अब उनको ऐसा छोड़ना मैंने कहा अच्छी बात है नहीं। तो नहीं, बोले अगर ये साथ में रहेंगी तो बोले हम रह नहीं पाएंगे तुम्हारे साथ में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, मैंने एक प्रयास ये भी किया कि मेरे ही रूम में पीछे एक पार्टीशन बोर्ड कर दिया था, जिससे मतलब मम्मी अलग हो गई थी और हम दोनों अलग हो गए थे। अच्छा, उसके बाद में फिर ऑफिस में जाने के बाद में फिर वो मम्मी से लड़ाई झगड़े फिर करना चालू कर दिया। और एक बार तो इतनी हद हो गई कि मैं ऑफिस में था और मेरी मम्मी कहीं गई हुई थी, तो उन्होंने क्या है घर में अपना पॉइजन पी लिया था, फिनाइल। और वो मात्र 5 या 6 ml पिया था, जिससे फिर पीकर महिला थाने में गई। 498 का केस दर्ज करवाया मेरे ऊपर। उसके बाद में एक पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आया मेरे पास कि आपकी वाइफ ने फिनाइल पी लिया, आपने उसे इतना प्रताड़ित किया कि वो अपने मतलब जान देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ये तो पत्नी के आरोप थे आपके। क्या वास्तव में इस तरीके की कोई घटनाएं हुई आपकी तरफ से? कभी इस तरीके का हुआ कि वास्तव में प्रताड़ना की स्थिति बनी हो, या उनकी तरफ से किस तरीके के आरोप लगाए गए आप पर? देखिए, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने तो काफ़ी प्रयास किया है कि घर बिगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब हद तो इतनी हो गई थी। जब वो पी के चले गई थी तो शासकीय हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया। उसके बाद से फिर मैंने पुलिस ऑफिसर से निवेदन किया कि मैं उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराऊंगा। और वहाँ से 2 दिन में उनकी छुट्टी हो गई थी। छुट्टी होने के बाद में 1 आध हफ्ता वो साथ में रही। उसके बाद फिर दबाव बनाने लगी मेरे ऊपर। एक मेरी बेटी है, हाँ, बोले उसका अपन को जन्मदिन बनाना आएगा। तो मैंने कहा अभी तो वो छोटी है, मैंने कहा अभी जन्मदिन बनाने कोई मतलब नहीं, अपन ऐसे घर में कर लेंगे। तो बोले अगर जन्मदिन नहीं बनाया तो मैं तुम्हारे ऊपर फिर से झूठा केस दर्ज करा दूँ। दी गई। जी। अभी फिलहाल आप क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, अभी क्या आरोप है, किस बारे में आपके ऊपर केस चल रहा है और आपकी पीड़ा क्या है? अभी तो मेरा ये है कि उन्होंने पहले 125 का केस दर्ज कराया था, जिसपे मैं 4,000 रुपये उनको मंथ का दे रहा था। लेकिन फिर 2022 में उन्होंने 125(3) लगाया, जिसमें से माननीय न्यायालय ने 18,000 रुपये का आदेश किया था। अब उसके बाद में 18,000 रुपये अभी दे रहा हूँ मैं उनको। और आपकी कमाई कितनी है? मेरी कमाई है 27,000 रुपये, जिसमें से क्या रहता है, मेरे को अपना भी देखना है, मेरा घर का देखना है, मेंटेनेंस का देखना है, एक मेरी जी, और एक मेरा एक वृद्ध माँ है, उनका भी इलाज चलता रहता हैगा। वो हार्ट पेशेंट हैगी और उसमें क्या है, अब वकील की भी फीस देना ही पड़ती है कि मुझे। तब इतना वो हो गया कि मतलब ऐसा कर ले कि कहीं आत्महत्या कर ले, तो इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ मैं। आप क्या चाहते हैं? आपकी अगर मांग मानी कही जाए तो क्या है? अब क्या चाहते हैं? न्यायालय से क्या चाहते हैं? समाज से क्या चाहते हैं? किस तरीके का आप संदेश क्या देना चाहते हैं? मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अब
साथ रहना तो संभव ही नहीं है। कम से कम 10-12 साल हो गए हैं। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वो अगर मुझे तलाक की डिग्री दे दे तो मैं उनका बहुत बहुत आभार रहूँगा। लेकिन ये जो पैसे आप दे रहे हैं, आपने बताया 27,000 आप कमाते हैं, उसमें से 18,000 आप उन्हें दे देते हैं। ये कब से दे रहे हैं, और अगर आने वाले समय में भी आपको अगर आदेश दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि एक मुश्त रकम देनी पड़ेगी तो कैसे हो? अगर हाँ, एक मुश्त का अगर आता है तो मैं तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन वो एक मुश्त भी ऐसा हो कि मेरे सैलरी के अकॉर्डिंग हो, ये नहीं कि मतलब वो इतना मांग ले कि मैं दे ही नहीं पाऊँ। तो ये हो गया ना कि हाँ हम मतलब पैसा इतना मांग ले और फिर बोल दे कि हाँ हम तो देना चाह रहे, तो वो कैसे होगा। हमारे साथ आप अपना नाम बताइए और क्या पीड़ा है आपकी, आपके साथ क्या हुआ? जी सर, मेरा नाम सर आफ़ताब अली है और मेरे साथ भी सर बहुत सारे झूठे केसेस मेरे साथ लगे हुए हैं। और जो झूठे केसेस लगे हैं सर, उनमें सभी में पूरी तरह से असत्य और कोई पूरी तरह से निराधार कहानी बना के, और उस पर मेरे पे 498 का FIR और 125 मेंटेनेंस का केस और डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, जबकि मैं खुद दृष्टिहीन हूँ उसके बावजूद भी डोमेस्टिक वायलेंस दर्ज हुआ। जबकि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो मेरे पे FIR हुआ 14 सितंबर 2019 की ये घटना बता रही हैं, और अतरौली अलीगढ़ मारपीट के छोड़ने की बात कह रही हैं। उस दिन मैं अपने ऑफिस में भोपाल में उपस्थित था और पुलिस ने वो कुछ भी नहीं देखा, उन्हें इसके ऊपर डायरेक्टली FIR दर्ज कर ली, और उसकी सूचना लगभग मुझे 5 महीने बाद, मतलब फरवरी में उन्होंने FIR दर्ज की और अगस्त में इसकी सूचना मुझे उन्होंने दी और कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गया है। इसके पहले इन्होंने गोधरा गुजरात में भी 125 का मुकदमा इन्होंने दायर किया था, जिसमें इससे भी बिल्कुल भिन्न कहानी। 29 नवंबर को उन्होंने मतलब नवंबर में उन्होंने केस डाला था। उसमें उन्होंने लिखा था आज से 10 महीने पहले मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया तो मैं बहनोई के घर आ गई। मतलब एक जगह छोड़ने के बाद, आपके बहनोई रहते हैं? मेरे नहीं सर, उनकी बहनोई के घर आ गई। हाँ, तो ये उन्होंने इसमें लिखा गोधरा वाले में। तो एक तरफ गोधरा वाले में घर से निकालने की बात लिख रही हैं और दूसरी तरफ 14 सितंबर 2019 जो वर्तमान में चल रहा है उसमें छोड़ने की बात लिख रही हैं। इस तरह से पूरी तरह से झूठ है, जबकि वो मेरे घर से मई 2019 से ही नहीं थी। अंतिम बार अपने भाई के साथ अपनी मर्जी से मई 2019 से चली गई। हम लेने भी गए, फ़ोन पे भी बुलाया, मेरे घर वाले भी लेने के लिए गए, लेकिन वो नहीं आई। आफ्ताब, हम जानना चाहेंगे कि आपकी शादी कब हुई और इन चीज़ों की शुरुआत कब हुई, कि कब आपको लगा कि इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं? जी सर, मेरी शादी 2017 में हुई थी और 2017 के बाद मेरी जॉब 2018 में लगी। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में हूँ सर। अच्छा, हाँ जी। तो जब मेरी जॉब भोपाल में लगी, उससे पहले मैं टेम्परेरी था, मतलब नौकरी नहीं थी मेरी कोई ऐसी। तो उनके घर वाले और ये पहले तो इन्होंने दबाव बनाना शुरू किया कि आप माँ बाप को छोड़ दो। दबाव बनाने के दौरान कई बार मेरे घर पे इस तरह का माहौल क्रिएट करती कि मतलब तनावपूर्ण माहौल बन जाए, बिना किसी रीज़न के लड़ाई जैसे माहौल को क्रिएट कर देना, है ना, खुद लड़ाई करने लग जाना, इस तरह के माहौल को क्रिएट करती। तो हम उनको समझाने की कोशिश करते कि भाई, क्योंकि होता ये था सर कि हम सुबह से शाम तक तो अपने ऑफिस में रहते, शाम को जब घर आते तो आदमी चाहता है थोड़ा सा सुकून, लेकिन वो सुकून होने के बजाय हम परेशान। इस तरीके का माहौल बना, जैसे आपने बताया अशांति का माहौल बना। अभी फ़िलहाल कहाँ कहाँ आपका केस चल रहा है, आप कहाँ रहते हैं और कहाँ आपको पेशी में जाना पड़ता है? जी, वर्तमान में सर मैं भोपाल में हूँ और मेरा जो केस चल रहा है वो यूपी में, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में 125 का केस चल रहा है, घरेलू हिंसा का केस चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस। और इसके अलावा मेरा जो 498 का जो केस है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हमारा उसी का चल रहा है केस। कितने दिनों में जाना पड़ता है इन कोर्ट्स में? सर ये तो पेशी के ऊपर निर्भर करता है। जनरली हर महीने या कभी कभी महीने के बीच में भी 2 बार जाना पड़ जाता है। सबसे बड़ी चीज़ सर हमारे साथ दिक्कत ये है कि आने जाने में जो खर्चा होता है वो तो होता ही है, वकील की फ़ीस और वकील की जो बार बार पैसों की डिमांड आती है वकील की तरफ से, क्योंकि हम फीस लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, हमें पैसे चाहिए, वो फीस
प्लस मेंटेनेंस का पैसा, ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ डिमांड है वो, और उसके अलावा जब हमने कोई गलती की ही नहीं है सर, शादी करना अगर गलती है तो दुनिया में सभी लोग शादी करते हैं कि शादी। केसेस की वजह से लगभग कितने का खर्चा आपको आ जाता है, मतलब कितने रुपए आपके खर्च हो जाते हैं इन केसों में? सर होने को तो अभी तक बहुत सारे हुए हैं, मैं कैलकुलेट करके अब अलग से हर बार की अलग ये लगभग सर 15 से 20 हज़ार रेंज में रहता है मिनिमम से मिनिमम अगर करें तो। हाँ, एक बार अगर हमने गए, क्योंकि सर हमें सिर्फ लोकल तो है नहीं सर, यहाँ से वहाँ तक जाना है और डायरेक्ट कोई साधन नहीं है। यहाँ से पहले हमें या तो आगरा या मथुरा जाना है ट्रेन से, वहाँ से फिर खर्चा, वहाँ से फिर बस, ऑटो से बस का किराया, क्योंकि डायरेक्ट साधन नहीं है यहाँ। आपकी कोई बेटी भी है आप बता रहे थे, या जब ये शादी हुई? है, मेरी बेटी 7 महीने की जब वो थी तो मेरे पास से लेके चली गई, तब से लेके अभी तक वो मुझसे कभी मुझे मिलने नहीं देती। कोशिश भी साल की है वो? अब होंगी लगभग सर 6-7 साल की होंगी लगभग, क्योंकि आपको लगता है कि आपने, मतलब आपके जैसे जो पुरुष हैं, अब आपको लगता है कि शादी करके गलती कर दी, या इस तरीके के बंधन में आकर के आपका जीवन अब खराब होता नजर आ रहा है? जी सर बिल्कुल, क्योंकि कारण क्या है कि देखिए सर, एक तो सर मैं दृष्टिहीन हूँ, पहली चीज़ दृष्टिहीन की सर रियलिटी ये है कि ठीक है मैरिजेस होती हैं जैसी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर कॉम्प्लिकेशंस तो आती हैं। जब हमें बाकी चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं तो सब चीज़ों में करनी पड़ती है। यहाँ हमने कुछ उम्मीद से मैरिज की थी, और वो भी मैरिज ऐसे हुई थी कि जो इनके मामा जो थे वो खुद दृष्टिहीन थे, उनके द्वारा ये रिश्ता मेरे पास आया था। तो हमें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अच्छा होगा और अच्छा बीतेगा, उम्मीद थी। अरेंज मैरिज थी, घर वालों ने भी ये सोचा कि ठीक है एक ये है, और चूँकि घर का मैं सबसे बड़ा हूँ, मतलब बाकी मेरे जो भाई हैं उनमें, तो जिम्मेदारी मेरे पे ज़्यादा रहती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्या धमकियां भी मिलती हैं आपको? धमकियाँ समझाने के दौरान इनके बहनोई का फ़ोन आया मेरे पिताजी के पास। धमकियाँ तो बीच में आती ही थी, लेकिन फ़ोन पे भी उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी ने बोला कि उससे बोलिए कि वो उसका घर है, बात करे, अपने पति से बात करे, घर में बात करे। तो बहनोई ने बोला कि वो बात नहीं करेंगी, और ऊपर अल्लाह ने चाहा तो भोपाल से आपका नामो निशान मिट जाएगा। जी हमारे साथ एक और पुरुष, आप बताइए अपना नाम और क्या हुआ था आपके साथ? मेरा नाम ऐसे यादव है। एक्चुअली में क्या है, मेरी क्या करते हैं यादव जी? मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, मेरी पत्नी ने क्या है, मेरे को शुरुआत में पहले खाने पीने की चीज़ों से बीमार रखना शुरू करा, ठीक है। और बहुत मेरी तबीयत ख़राब होती थी, मेरे को समझ में नहीं आता है क्यों तबीयत ख़राब हो रही है, जबकि मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ। कैसे पता चला आपको कि इस तरीके की चीज़ हो रही है? वो मेरे को ऐसे पता चला कि मैंने घर का खाना छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, 1 महीना, क्योंकि मेरे को डाउट हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उससे मेरे को आइडिया लगा कि मैं जब बाहर खाना खा रहा हूँ, ठीक है, दूसरी जगह खाना खा रहा हूँ, तो मेरी तबीयत ख़राब हो नहीं रही है। और क्या ये सब चीज़ें होती थी खाना खाने के कुछ देर बाद ही होती थी, आधे घंटे बाद ही होती थी या पौन घंटे बाद ही होती थी। अपन चाय भी पियेंगे, चाय पीने के बाद में अगर चक्कर आएगा तो अपन यही कहेंगे कि भाई चाय में कुछ मिला है ना, नॉर्मल सी बात है। खाना खाया है, रात में मैरिज में खाना खा के आते हैं, तो क्या होता है कि दूसरे दिन पेट खराब हो गया तो हम बोलते हैं हाँ मेरे खाना खाया था इसलिए पेट खराब हुआ। तो ऐसे वो आइडिया मेरे को लगा है, ठीक है। तो फिर शादी के तुरंत बाद से शुरू हो गया था ये? जी नहीं, ये मतलब 2014 के आसपास में, 15 के आसपास में शुरू हुआ था ये सब कहानी। और फिर उसके बाद में क्या हुआ है कि इन्होंने मेरे साथ में झूठे झगड़े शुरू कर दिए। घर में मैं ऑफिस से आता था तो किसी भी बात पे झगड़ा करना, चिड़चिड़ करना, घंटों चिड़चिड़ करते रहना, ठीक है ना। अपन समझाते थे, नहीं समझती थी। और किसी भी बात पर लेके फिर रात में पता चल रहा है कि मेरे को तुमको तुम्हारे साथ नहीं सोना है, मैं अलग सोऊंगी, ये सब करके झगड़ा करा। 7-8 दिन तक फिर जो है इसका वो सब चलता रहता था, ठीक है ना। तो वो ऐसे बढ़ता गया, तो घर वालों को हमने शिकायत करी, घर वालों की बात नहीं मानी। कुछ दिन बात मानती थी, फिर नहीं मानती थी, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा कि जो है बाद में कहीं मेरे खिलाफ में जो है झूठी FIR दर्ज करा दी। ये सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद अभी आपके ऊपर क्या क्या केसेस चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं, क्या पीड़ा आप झेल रहे हैं? देखो, मेरे ऊपर इन्होंने क्या करा है, जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो ट्रांसफ़र में 1 साल बाद, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पर, जब लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन, तब मेरे के ऊपर केस लगाया। तब मैं बाहर था, ठीक है ना। तो वहाँ से मेरे को लॉकडाउन में मतलब कोर्ट में हाजिर होना पड़ता था। लगाया गया आपको?
मेरे पास ये दहेज प्रताड़ना का केस लगाया, दहेज प्रताड़ना नहीं सॉरी डीवी का, डीवी 2005 मैंने घरेलू हिंसा का। जबकि वो घर में रह रही है, उसको मैं पैसे भी सब भेज रहा हूँ, बच्चों की स्कूल फीस भर रहा हूँ, बच्चे मेरे बड़े थे उनका सब ख्याल रख रहा हूँ, पैसे समूह को अलग अलग भी दे रहा हूँ, समूह के अकाउंट में अलग अलग पैसे भी देता था, सब इनके खर्चे वगैरह सब मैं भर रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे कि तुम्हारा मोबाइल्स के बिल हैं या घर के बिजली के बिल्स हैं, डीटीएच कनेक्शन, सब सारे बिल्स मैं ऑनलाइन में खुद भर रहा हूँ। ये शिकायत करते समय इन लोगों ने ये चीज़ चेक ही नहीं करी है, ना बुलाया हमको। जैसे उन्होंने वन स्टॉप सेंटर में एप्लीकेशन लगाई, तो उनको कम से कम बुला के बताना चाहिए ना कि भैया आपने अगर पैसे दिए हैं तो बताओ, कुछ प्रूफ तो होता है ना चीज़ का। ये महिलाओं से प्रूफ लेते ही नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? अब तो केस चल रहा है, क्या हो रहा है? क्या आपको अभी पैसे देने पड़ते हैं और कितना आपका खर्चा आ जाता है इन केसेस की वजह से, और अब आप क्या चाहते हैं? देखिए अभी क्या है, जैसे मेरी लड़की बड़ी हो गई है, ठीक है, मेरे को उसकी शादी भी करनी है, ठीक है, तो शादी में वो इंटरेस्ट नहीं लेती है, उसकी वो जॉब करती है तो उससे ही 15-20 हज़ार रुपये ले लेती है, मेरे से 20-25 रुपये 20-25 हज़ार रुपये उस समय ही ले लेती थी। ठीक है, कहाँ रहती हैं आपकी? वो दूसरे शहर में रहती है। ठीक है सर, अब वो क्या हो रहा है कि अब वो फिर इतना पैसा कहाँ जा रहा है, तो क्या पैसा कहीं उसको देना पड़ रहा है या कहीं उससे वसूल रहा है? इन सब चीज़ों की जाँच होनी चाहिए, है कि नहीं भाई? परिवार बचाने हैं तो उसकी गहराई में भी जाना पड़ेगा। अब आपके साथ नहीं रहती? नहीं, मेरे साथ में नहीं रहती, बल्कि वो बोलती है कि मैं भी नहीं आऊँगा घर में, क्योंकि मेरे को जब घर आना होता है, बच्चों से मिलने करने आता है, आना होता है, तो उसका कहना होता है कि नहीं मैं पूरे मकान में ही रहूँगी और इनको नहीं आना चाहिए घर में, क्योंकि अब वो कारण पूछते हैं तो बोलते कि नहीं नहीं वो ऐसा शंका करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब मैं तो इतने टाइम से रह रहा हूँ, कर रहा हूँ, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये सब चीज़ें ये हैं कि कब्जा करके और पति को ही घर से बाहर निकालना है। पति को घर से बाहर निकालो तो परिवार कैसे संभलेंगे? परिवार को क्या होगा, बच्चों को क्या होगा? आपका ही घर है जिसमें आपको नहीं रहने दिया जा रहा? हमने बनाया, हमारी मेहनत है, किसके लिए बनाया? परिवार के लिए बनाया है ना, अपन पत्नी के लिए बनाया, और अपन उनका नाम भी रखा उसमें। आपकी अगर बात की जाए न्यायालय से आप लोगों की क्या डिमांड है? आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि एक विशेष चश्मे से देखा जाता है जब पुरुष कोर्ट में जाता है, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये एक आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है मेरे से। मैं न्यायालय से यही मांग करता हूँ कि नंबर एक बात देखिए, कुछ पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, कहीं किसी पति पत्नी को पसंद नहीं कर रही है, पत्नी जो है ना पति को पसंद नहीं करती कई बार, है ना, उसको जो है कहीं और शादी करनी है या कहीं और किसी और के साथ में रहना है, तो भाई कम से कम तलाक की प्रोसेस तो आप ठीक से रखो ना। तलाक वगैरह है या इस तरह के दहेज उत्पीड़न के मामले हैं या जो झूठे केसेस हैं, है ना, घरेलू हिंसा है, मतलब क्या है, भरण पोषण के मामले होते हैं, तो भरण पोषण के मामले मतलब कितना पैसा देना है, इतनी सी बात है ना, 10,000 देना है, 5,000 देना है, 15,000 रुपये देना है, तो उसमें 10-10 साल क्यों लगते हैं ये सब करने में? 2 साल में वो कंप्लीट होना चाहिए वो केस, जिससे कि लोग आगे की ज़िंदगी तो अच्छे से जिए, है कि नहीं? लगता है कि आपकी इसकी वजह से जीवन आपका खराब हो रहा है, प्रताड़ित हो रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि देखिए आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ में फिर आपको कोर्ट संभालना है, कोर्ट के साथ में आपको समाज में करना है, फिर वकील लोग गाली गलौज करते हैं, ठीक है, हम लोगों को उत्पीड़न करते हैं, ठीक है, कोर्ट में भी जजों का व्यवहार हमारे प्रति ऐसा रहता है जैसे कि हम लोग अपराधी हैं, है कि नहीं? तो वो लोग भी यही सोचते हैं कि नहीं पति नहीं कुछ किया होगा, है कि नहीं, और महिला तुम्हारा रोने लग जाती है तो उसकी बात ज़्यादा मानते हैं। अब उनको ये पता ही नहीं कि महिलाओं को तो कहीं हो सकता है कि किसी रैकेट ने फंसा रखा है, तो इसलिए वो इतने नाटक हैं कि ऐसे केसेस का निपटारा जल्दी होना चाहिए और पूरा न्याय मिलना चाहिए बराबरी से। इनकी एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि भाई कि 4-6 डेट्स में, 8 डेट में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में केस भैया फाइनल हो जाए कि हाँ इनको इतना इतना पैसा देना है, देना शुरू कर दो, तो वहाँ पत्नी भी खुश हो जाएगी कि चलो ठीक है मेरे को इतना पैसा मिल रहा है। पत्नी को 8-8 साल पैसा नहीं मिलेगा, फिर एकदम एलुमनी बनेगी। कोशिश यही की जाती है कि पैसा ज़्यादा बने, जितना ज़्यादा केस चलेगा तो उतना ज़्यादा पैसा क्या होगा, बनेगा उनका, वो सब जगह बटता है। एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं, आप बताइए आपका क्या नाम है, किस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं? क्या मेरा नाम उमेश सलोनिया है। मैं कहते हैं अपने ससुराल पक्ष, पत्नी और कोई थर्ड पर्सन है, उसके कारण मेरी ज़िंदगी को इन लोगों ने नर्क बना दिया है। कहीं ना कहीं मुझे इन लोगों को सजा, मैं प्रशासन से बहुत मतलब आवेदन दिए हैं कि भैया मेरे साथ ऐसी घटना हो रही है, आप इसके ऊपर इन्वेस्ट। आपके साथ में मेरे साथ ये हुआ है कि मेरी शादी होने के बाद जब मुझे पता चला कि कोई थर्ड पर्सन इन सब में मेरी पत्नी से मतलब कई घंटों तक बात करता है और वो नंबर्स मिसिंग रहते हैं मोबाइल से, जो कि मेरे को जियो के ऐप से पता चले, तो मैंने इनको बोला कि भैया इससे अपनी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है यदि आप बात कर रहे हो, बात करने के लिए, लेकिन वो नंबर्स मिसिंग हो रहे हैं इसका। और नंबर मिसिंग होने के बाद जब मुझे पता चला तो फिर इन्होंने मेरे घर के ऊपर और मेरे ऊपर गलत एलिगेंस लगाना चालू कर दिए कि ये मुझे मारता है, पीटता है और शक करता है। तो मैंने इनको बहुत कई बार इनको ज़िंदगी को सही करने के मौके दिए हैं, लेकिन इन्होंने
हमेशा मतलब इनके माँ बाप ने भी इसका गलत चीज़ों में सपोर्ट किया है और मैंने हमेशा क्या बोलते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। अब आपके ऊपर कौन सा केस चल रहा है, उनके द्वारा क्या आरोप लगाए गए हैं और आप किस पीड़ा से अब गुजर रहे हैं? मेरे ऊपर ये अशोकगढ़ थाने पुलिस प्रभारी के लोगों द्वारा मेरी पत्नी चुपचाप मेरे घर से आई और झूठा शिकायत करी और पुलिस ने बिना इन्वेस्टिगेशन किए मेरी पत्नी जब स्कॉलरशिप का फॉर्म के नाम से अपने घर वापस गई थी तो उन्होंने मेरे ऊपर 20,000 का बाउंड भराया। जब मैंने बोला कि भैया मैंने कोई अपराध ही नहीं किया, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं ये बाउंड क्यों भरूं? मतलब बिना इन्वेस्टिगेशन करे ये पुलिस लोग मतलब फेक केसेस बनाते हैं और इससे उससे क्या हुआ, या इन्हें केस बनाया, हम लोगों के बीच में दुश्मनी बढ़ी है ना, हम लोगों के अंदर एक दूसरे के द्वेष पैदा हुआ। ये पुलिस कहीं ना कहीं एक परिवार को जोड़ सकती है इन्वेस्टिगेशन करके बुला करके कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, समझा सकती है, लेकिन इन्होंने 20,000 का बांड भराया, उसका एक कॉपी लेके ये चुपचाप अपने बालाघाट चली गई। और उसके बाद जब मैंने फिर से मुझे पता चला कि किसी थर्ड पर्सन ने बात कर इसके भाई को बोला तो इसके भाई बोलता है कि मुझे पता नहीं था, ऐसा है वैसा है। मैंने बोला आपने भी उस समय पहले इसी का सपोर्ट दिया था, तो कहते हैं कि हाँ अब मैं तुम्हारे मैटर में नहीं बोलूँगा, आपको जो उचित लगे वो करो। तो मैंने बोला आपने उसकी टिकट क्यों करी थी उस लड़के के साथ? तो बोलता है मैंने कब करी थी। अब आप क्या चाहते हैं? क्या आपको पैसे भी देने पड़ते हैं? आप परेशान हो रहे हैं मानसिक रूप से? हाँ, कहीं ना कहीं मेरा जो मतलब लॉसेस हुए हैं, शादी मैंने इसलिए करी थी कि मेरा घर परिवार अच्छे चले, कहीं ना कहीं मेरी सिस्टर की शादी भी करनी थी, कहीं ना कहीं इस गलत इंसान की वजह से मेरी माँ बाप बहन हम लोग की सबकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं 5 साल बर्बाद हुए हैं। साथ ही हमारे मतलब जो भी सेविंग था शादी में, और मुझे कोर्ट कचहरी बालाघाट जाने में काफ़ी मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि क्या करते हैं? मैं टेक्नोक्रेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में वेक ऑफिस में काम करता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो हाँ, मेरे मतलब बालाघाट टीआई के थ्रू मैंने आवेदन वहाँ पे भी दिया था कि भैया आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मैंने हर बार मैंने जहाँ पे भी बोला पुलिस प्रशासन। लगता है कि कोई आयोग होना चाहिए, जैसे महिलाओं के लिए महिला आयोग है, पुरुषों के लिए भी जो पीड़ित हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, पुरुष आयोग भी होना चाहिए, महिला आयोग भी होना चाहिए कि महिलाओं को भी न्याय मिल सके, पुरुषों को भी न्याय मिल सके। और यदि आप यदि पुरुष आयोग नहीं दे सकते तो महिला आयोग भी नहीं होना चाहिए। जो आप लॉ बनाते हो, जो कानून की धाराएं बनाते हो, यदि कोई व्यक्ति अपराधी होता है, सही में अपराधी हो, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हो, जो धाराएं बनाई गई है, उस गलत व्यक्ति को सज़ा होना चाहिए। हमारे साथ चांदना अरोरा जी हैं, खुद महिला हैं, लेकिन इन पुरुषों का दर्द आपने समझा मैम। कैसे आपको लगा कि ऐसे जो पुरुष हैं जो महिलाओं से प्रताड़ित हैं, जिनकी ज़िंदगी लगभग ख़राब हो रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाया जा सके? कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, क्या पूरी कहानी? अब इन मामलों में तो आजकल अनगिनत मामले हैं, हम गिन नहीं सकते, इतने लोग प्रताड़ित हैं, इतने पुरुष प्रताड़ित हैं। क्या हुआ कि हम लोग ही महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होता था उसके लिए हम लोग ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह लेकर आए, मगर आज उनका मिसयूज़ करके, गलत इस्तेमाल करके वैवाहिक आतंकवाद की स्थिति पैदा हो गई है। वैवाहिक आतंकवाद हम इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें सभी मामले इकट्ठे एक पुरुष के ऊपर लगाकर, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, दहेज प्रताड़ना का मामला है, 498 है, 125 है, सब लगाकर उस व्यक्ति, उस पुरुष और उसके पुरुष पक्ष, पति पक्ष को टोटली अक्षम, असमर्थ कर देना। वो पंगु हो जाता, वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद उसकी लाइफ में एक ही काम रहता है, या वो थाने जाएगा, या वो कोर्ट जाएगा, या वो जेल जाएगा। तो इस आतंकवाद के खिलाफ अब लड़ने के लिए हम लोगों ने वॉच लीग का सहारा लिया है, और इन सभी पुरुषों को हम लोग मदद कर रहे हैं जुडिशरी में भी। और सबसे बड़ा निवेदन हमारा जुडिशरी से है, इंडियन जुडिशरी से है। जुडिशल न्यायाधीश महोदय को तत्काल पता चल जाता है कि ये मामले टोटली फर्जी हैं, उन मामलों को सिरे से खारिज किया जाए, ये हमारी गुहार है इंडियन जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से,
हाई कोर्ट्स के सभी सम्मानीय जजेस से हम लोगों का निवेदन है कि कुछ विचार विमर्श करके ऐसे दिशा निर्देश दें कि नीचे के सभी कोर्ट्स में जहाँ पे दिखाई दे जज महोदय को कि ये मामला फर्जी है, उसको तत्काल खारिज किया जाए। क्योंकि 10-10, 15-15 साल हमारे ये जो पीड़ित हैं ये कोर्ट्स में चक्कर काट रहे हैं बिना किसी सहारे के, बिना किसी रिलीफ के। आपको लगता है कि पुरुष होना और इसकी वजह से पुरुषों को अलग चश्मे से देखा जाता है, ख़ासतौर पे जब इस तरीके के केसेस कोर्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पड़ला महिलाओं के प्रति झुका रहता है और जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं, सही होने के बाद भी कई बार। जी बिल्कुल, क्योंकि कानून महिलाओं के फेवर में है ना। इन मामलों में, इन सभी प्रकरणों में कानून जो हैं, चाहे वो दहेज प्रताड़ना का कानून हो, चाहे वो घरेलू हिंसा का कानून हो, वो सब हाँ बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। और हम लोग ये नहीं चाहते कि महिलाओं को ये सुरक्षा ना मिले या ये कानून हटा दिए जाएं। ये कानून भी रहें, परंतु वैवाहिक ब्लैकमेल एक नई चीज़ शुरू हुई है। अब वो ब्लैकमेल की धारा के साथ आप नहीं उसको जोड़ सकते। वैवाहिक ब्लैकमेल में इन लोगों से, हमारे जो ये पीड़ित हैं ये आपको बताएंगे, किसी से 50 लाख की डिमांड कर रहे हैं, किसी से 30 लाख की डिमांड कर रहे हैं, किसी से मकान उनके नाम पे करने की डिमांड कर रहे हैं। तो ये वैवाहिक ब्लैकमेल शादी होते साथ शुरू हो जाता है। तो पुरुष को भी कुछ धाराएं ऐसी प्राप्त हों कि वो थाने जा सके कि भाई मेरी पत्नी मुझे वैवाहिक ब्लैकमेल कर रही है। ये हमारे पास नहीं है। मैम, कितने ऐसे पुरुष होंगे आपके साथ जुड़े हुए हैं जो, और आप लोगों की, क्योंकि एक लंबी समय से मांग चल रही कि एक पुरुष आयोग भी तो बने, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो क्या ये भी है और कितने लोग आप लोगों से जुड़े हैं? नहीं, इसमें तो अनगिनत पुरुष जुड़े हुए हैं। जितने पुरुष इसमें पीड़ित हैं वो सभी के सब हमारे किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। ऐसे इन पुरुषों के लिए काम करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मध्य प्रदेश में भी चल रहे हैं और अभी ये जंतर मंतर पे भी जा रहे हैं, आई थिंक 20th को, पुरुष आयोग की मांग करने के लिए। मगर हम लोगों का वॉच लीग का सबसे पहला निवेदन जुडिशरी से है कि बहुत सारे, और हम जुडिशरी में जाएंगे, इन केसेस को लेके जाएंगे जो टोटली फर्जी हैं। इन केसेस को लेकर हम निवेदन करेंगे माननीय जज महोदय से कि इन केसेस को आप सिरे से खारिज कर दें, इस पे आप सुनवाई ही नहीं करें। तो जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जहां पर पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, वॉच लीग उन्हें एक सहारा दे रहा है और अब इनकी ये मांग है कि जो ऐसे पुरुष हैं जो शादी के बाद परेशान हैं और एक सुनियोजित तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है और वैवाहिक आतंकवाद तक इन्होंने नाम दिया इन जो घटनाओं को, उससे उनका सामाजिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है और आर्थिक शोषण भी हो रहा है। तो कानून से ये गुहार लगाई जा रही है कि ऐसे केसों का निपटान जल्दी होना चाहिए ताकि इनकी ज़िंदगी पटरी पर आ सके। कैमरा पर्सन उमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़ भोपाल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.